वेलकम टू स्टडी 24 उदयपुर। इस वीडियो में हम आरपीएससी स्कूल लेक्चरर इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र का जो सिलेबस है उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। हिंदी और इंग्लिश दोनों में हम पाठ्यक्रम हमारा जो सिलेबस उसको देखेंगे। ठीक है, सेकंड पेपर जो आपका होगा उसमें 150 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और टोटल मार्क्स होंगे आपके 300 के। और 150 एक क्वेश्चन से इसमें आपके जो सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स इसके 120 क्वेश्चंस जो हैं वो सब्जेक्ट के आएंगे और बाकी के जो 30 क्वेश्चंस है वो साइकोलॉजी और पेडागोलॉजी हैं उससे संबंधित आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अब देखिए पेपर सेकंड में आपको 3 लेवल के, एक तो आपका सीनियर सेकेंडरी लेवल है जिसके आपके 55 क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, इसका सिलेबस क्या है उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। फिर उसके बाद में पार्ट सेकंड में आपका ग्रेजुएशन लेवल का जो सिलेबस है उसमें भी आपके 55 जो क्वेश्चन है वो पूछे जाएंगे। हर एक क्वेश्चन जो है वो 2 नंबर का होगा और जो पीजी लेवल आपका है, ठीक है, उससे आपके 10 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। सबसे पहले देखिए पार्ट फर्स्ट जो आपका सीनियर सेकेंडरी लेवल का है, इसको करने के लिए आप जो एनसीईआरटी की बुक होती हैं उनकी सहायता ले सकते हैं, उनको आपको कंप्लीट करना है। फर्स्ट जो आपका है इसमें आपको अर्थशास्त्र की परिभाषाएं कौन कौन सी हैं, अर्थशास्त्र क्या होता है उसको आपको देखना है। किसी भी अर्थव्यवस्था की कौन कौन सी प्रमुख केंद्रीय समस्या होती हैं, उत्पादन क्या किया जाए, उत्पादन कैसे किया जाए, उत्पादन किसके लिए किया जाए, ये जो केंद्रीय समस्या है उसको पढ़ना है। और साथ ही साथ प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, चुनाव या चयन की समस्या जिसको हम कहते हैं उसके बारे में आपको देखना है। फिर उसके बाद में इकोनॉमिक सिस्टम, आर्थिक प्रणाली क्या होती है, उसकी कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं, आर्थिक प्रणाली के कौन कौन से कार्य होते हैं, मांग और पूर्ति की अवधारणाओं को आपको देखना है और मांग की लोच मापने की कौन कौन सी विधियां हैं, मांग की लोच को कौन कौन से तत्व निर्धारित करते हैं, मांग की लोच की कौन कौन सी श्रेणियां होती है, मांग की लोच की विभिन्न अवधारणाओं को आपको देखना है। तो ये आपको एनसीईआरटी की जो बुक है व्यष्टि अर्थशास्त्र क्लास 12 की, उसमें आपको ये सारे टॉपिक मिल जाएंगे। फिर उसके बाद में उत्पादन के बारे में है, प्रोडक्शन फंक्शन। तो उत्पादन फलन में आपको परिवर्तनशील अनुपातों का नियम क्या होता है, पैमाने के प्रतिफल क्या होते हैं और लागत की अवधारणा और साथ ही साथ लागत के जो वक्र हैं, विभिन्न वक्र, ठीक है, जैसे कि कुल लागत वक्र हो गया आपका, औसत लागत वक्र हो गया, सीमांत लागत वक्र हो गया, इसके बारे में आपको पढ़ना है। ये भी आपको एनसीईआरटी क्लास 12 की जो व्यष्टि अर्थशास्त्र है माइक्रो इकोनॉमिक्स वाली बुक है उसमें आपको ये सारे टॉपिक मिल जाएंगे। उसके बाद में थर्ड जो आपका इसमें है आगम या संप्राप्ति, जो रेवेन्यू का कंसेप्ट है और जो कुल रेवेन्यू है, टोटल रेवेन्यू, सीमांत आगम या सीमांत संप्राप्ति जिसको हम कहते हैं, और औसत संप्राप्ति या औसत आगम, इनके बीच में क्या संबंध है, विभिन्न बाजारों में इन वक्रों की आकृतियां किस प्रकार की होती है, इनके बीच में क्या संबंध है वो आपको देखने हैं। फिर बाजार की जो अवधारणा है, बाजार कितने प्रकार के होते हैं, बाजार की क्या क्या विशेषताएं होती हैं, पूर्ण प्रतियोगिता और एकाधिकार बाजार में कीमत और उत्पादन का निर्धारण या जिसको हम संतुलन कहते हैं, अल्पकालीन और दीर्घकालीन संतुलन किस प्रकार से होता है इन दोनों बाजारों में, पूर्ण प्रतियोगिता और एकाधिकार बाजार में, ये आपको सीनियर सेकेंडरी लेवल का देखना है। तो अभी तक जो 3 टॉपिक हमने देखे हैं ये सारे आपको क्लास 12 की जो व्यष्टि अर्थशास्त्र वाली बुक है उसमें मिल जाएंगे। फिर देखिए एक जो बुक है समष्टि अर्थशास्त्र वाली, उसमें आपको राष्ट्रीय आय क्या होती है, राष्ट्रीय आय की अवधारणा, राष्ट्रीय आय को किस तरीके से मापा जाता है, राष्ट्रीय आय मापने की जो 3 विधियां हैं, उत्पादन विधि, व्यय विधि और आय विधि, इनके बारे में आपको पढ़ना है और इनके बीच में आपस में क्या संबंध होता है। फिर समष्टि अर्थशास्त्र में आपको स्टॉक और प्रवाह की अवधारणा क्या होती है उसको देखना है। फिर सकल राष्ट्रीय उत्पाद और जो आर्थिक कल्याण होता है, ठीक है, वेलफेयर और जीएनपी के बीच में क्या संबंध है उसको आपको देखना है। तो ये राष्ट्रीय आय का जो लेखांकन है, सेकंड चैप्टर आपका है समष्टि अर्थशास्त्र का, उसमें ये सारे टॉपिक आपको मिल जाएंगे। उसके बाद में मुद्रा और बैंकिंग का है, मुद्रा क्या होती है, मुद्रा के कौन कौन से कार्य होते हैं, मुद्रा की पूर्ति की अवधारणा और उच्च शक्तिशाली मुद्रा क्या होती है, हाई पावर्ड मनी, और मुद्रा की पूर्ति के बीच में क्या संबंध है वो आपको देखना है। फिर उसके बाद में व्यावसायिक बैंकों के कौन कौन से कार्य होते हैं, केंद्रीय बैंक के कौन कौन से कार्य होते हैं और केंद्रीय बैंक
किस प्रकार से साख को नियंत्रित करता है। क्रेडिट कंट्रोल की जो मेथड्स हैं वो आपको पढ़नी है। फिर आर्थिक विकास क्या होता है, आर्थिक विकास के कौन कौन से निर्धारक तत्व होते हैं और भारतीय अर्थव्यवस्था की कौन कौन सी समस्याएं हैं। निर्धनता, पॉवर्टी या गरीबी, बेरोजगारी और असमानता ये क्या होती हैं, कितने प्रकार की होती हैं, सरकार के द्वारा इसको दूर करने के लिए कौन कौन से उपाय किए गए हैं। तो ये आपको 11th क्लास की जो बुक है एनसीईआरटी की उसमें आपको ये टॉपिक मिल जाएंगे। फिर उसके बाद में भुगतान संतुलन क्या होता है, उसके कौन कौन से घटक होते हैं। तो ये आपको 12th वाली जो बुक है समष्टि अर्थशास्त्र वाली उसमें आपको ये टॉपिक मिल जाएगा। और 11th की बुक में आपको केंद्रीय प्रवृत्ति के जो माप हैं उसमें आपको समांतर माध्य, मध्यिका और बहुलक पढ़ने हैं। ये तीनों आपको जो सांख्यिकी वाली बुक है क्लास 11th एनसीईआरटी की उसमें आपको ये टॉपिक कवर हो जाएंगे। तो ये जो था हमारा सेकेंडरी लेवल का था। फिर ग्रेजुएशन लेवल की अगर बात की जाए तो ग्रेजुएशन लेवल में आपको उपभोक्ता व्यवहार की अवधारणाओं में मार्शल का जो उपयोगिता विश्लेषण है जिसमें सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम आ गया, सम सीमांत उपयोगिता नियम आ गया, ये आपको अध्ययन करना है। और फिर जो हिक्स की अवधारणा है, जो तटस्थता वक्र है, इनडिफरेंस करो, ठीक है, उदासीनता वक्र भी जिनको हम कहते हैं, उनके बारे में आपको पढ़ना, उनकी कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं। बजट रेखा और तटस्थता वक्र की सहायता से उपभोक्ता का संतुलन किस प्रकार से होता है। फिर कीमत प्रभाव में आपको स्लट्सकी और हिक्स का जो कीमत प्रभाव है उसके बारे में अध्ययन करना है। फिर उपभोक्ता की बचत और उत्पादक की बचत क्या होती है, इन दोनों अवधारणाओं को पढ़ना है। तो ये आपकी व्यष्टि अर्थशास्त्र वाली जो बुक है उसमें ये टॉपिक आपको मिल जाएंगे। ग्रेजुएशन लेवल की आप कोई बुक पढ़ सकते हैं। फिर अपूर्ण प्रतियोगिता जो बाजार होता है, अपूर्ण प्रतियोगिता में जैसे अल्पाधिकार हो गया आपका, एकाधिकारी प्रतिस्पर्धा हो गया, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। इन बाजारों में कीमत और उत्पादन का निर्धारण कैसे होता है, मतलब जो फर्मों का संतुलन है वो किस प्रकार से होता है उसको आपको देखना है। अल्पाधिकार की अवधारणा में गठबंधन अल्पाधिकार, कोलिजिव ओलिगोपोली और गैर गठबंधन अल्पाधिकार, नॉन कोलिजिव ओलिगोपोली क्या होता है ये आपको देखना है। फिर उसके बाद में तो ये आपको व्यष्टि अर्थशास्त्र वाली बुक में मिल जाएगा। फिर समष्टि अर्थशास्त्र वाली बुक में जो उपभोग परिकल्पना है आपकी, ठीक है, उपभोग परिकल्पना जैसे अलग अलग है, एडम स्मिथ की है, किन्स की है, फिर उसके बाद में फ्रीडमैन की है, एंडो मोदिग्लियानी की है। जीवन चक्र परिकल्पना हो गई, जैसे स्थायी आय परिकल्पना है, सापेक्ष आय परिकल्पना है, निरपेक्ष आय परिकल्पना है। तो ये सारी आपको पढ़नी है। उसके बाद में गुणक और त्वरक का जो सिद्धांत है, गुणक और त्वरक की जो अवधारणाएं हैं, किन्स के द्वारा जो गुणक की अवधारणा दी गई है, त्वरक सिद्धांत आपको पढ़ना है। फिर व्यापार चक्र क्या होते हैं, व्यापार चक्रों की कौन कौन सी अवस्थाएं होती हैं और व्यापार चक्रों को किस तरीके से नियंत्रित किया जा सकता है। तो यह आपका सारा समष्टि अर्थशास्त्र में आपको मिल जाएगा। फिर मुद्रा और बैंकिंग की अगर हम बात करें, पब्लिक फाइनेंस में आपको मुद्रा परिमाण सिद्धांत क्या होता है, फिशर के द्वारा जो मुद्रा परिमाण सिद्धांत दिया गया है उसकी जो कैम्ब्रिज व्याख्या है उसके बारे में आपको पढ़ना है। फिर मुद्रा की मांग के जो सिद्धांत हैं, जैसे कि आपको टोबिन का सिद्धांत हो गया, ठीक है, ये आपको मुद्रा की मांग के सिद्धांत पढ़ने हैं, किन्स का सिद्धांत हो गया। फिर मुद्रास्फीति क्या होती है, मुद्रास्फीति के कौन कौन से प्रकार होते हैं और मुद्रास्फीति को किस तरीके से दूर किया जा सकता है, नियंत्रित किया जा सकता है, उसके बारे में आपको देखना है। और फिर फिलिप्स वक्र की जो अवधारणा है, बेरोजगारी और आर्थिक विकास जो है, तो फिलिप्स वक्र की अवधारणाओं को आपको देखना है। फिर मौद्रिक और राजकोषीय नीति क्या होती हैं, इनके कौन कौन से उद्देश्य होते हैं, कौन कौन से उपकरण होते हैं, ठीक है। किसी अर्थव्यवस्था में स्थिरता, आर्थिक संतुलन या स्थिरता स्थापित करने के लिए मौद्रिक और राजकोषीय नीतियों का प्रयोग किया जाता है। तो मौद्रिक और राजकोषीय नीति के उद्देश्य कौन कौन से होते हैं, किन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए इनको लाया जाता है और किन उपकरणों का इस्तेमाल किया जाता है। फिर अंतरराष्ट्रीय अर्थशास्त्र में आपको स्वतंत्र व्यापार और संरक्षण की जो अवधारणा है उसको आपको देखना है। फिर अंतरराष्ट्रीय व्यापार में अगर हम आगे और बात करें तो
अंतरराष्ट्रीय व्यापार के जो सिद्धांत हैं, रिकार्डो का तुलनात्मक लागत सिद्धांत और हेबरलर का जो अवसर लागत सिद्धांत है वो आपको पढ़ना है। इनकी कौन कौन सी मान्यताएं हैं, डायग्राम को आपको अच्छे से समझना है। फिर विदेशी प्रत्यक्ष निवेश एफडीआई की अवधारणा क्या होती है। फिर अंतरराष्ट्रीय संगठन में आपको डब्ल्यूटीओ, विश्व व्यापार संगठन, विश्व बैंक और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, इनके बारे में आपको पढ़ना है। सारे टॉपिक अभी तक जो मैंने बताया उनके लगभग अधिकतर के जो वीडियो हैं मैंने बना रखे हैं, आप जाके उनको देखना चाहें तो देख सकते हैं। फिर आर्थिक विकास के अगर हम माप की बात करें, आर्थिक विकास को मापने के लिए किन किन संकेतकों का प्रयोग किया जाता है, कौन कौन सी अवधारणाएं हैं, तो एक हमको पढ़नी है PQLI, जीवन का भौतिक गुणवत्ता सूचकांक, जो मॉरिस डी मॉरिस के द्वारा दिया गया है। महबूब उल हक पाकिस्तानी अर्थशास्त्री, उनके द्वारा जो कंसेप्ट दिया गया है HDI, मानव विकास सूचकांक, मानव निर्धनता सूचकांक, लैंगिक विकास सूचकांक क्या होता है, ये सारी अवधारणाएं आपको आर्थिक विकास के बारे में संबंधित जो है पढ़ना है। फिर स्टैटिस्टिक्स की अगर हम बात करें सांख्यिकी, तो सांख्यिकी में आपको अपकिरण के माप, ठीक है, अपकिरण के माप कौन कौन से होते हैं, जैसे विस्तार हो गया, रेंज हो गया आपका, मीन डेविएशन माध्य विचलन हो गया, स्टैंडर्ड डेविएशन प्रमाप विचलन हो गया, क्वार्टाइल डेविएशन चतुर्थक विचलन, ये सब, और एक लोरेंज वक्र आता है, ठीक, इन सभी के बारे में आपको देखना है। फिर इंडेक्स नंबर सूचकांक क्या होते हैं ये आपको पढ़ना है, और सहसंबंध कोरिलेशन, ठीक है, और कोरिलेशन में आपको सरल सहसंबंध इसकी थ्योरी पढ़नी है, और साथ सॉरी जैसे कि आपको थ्योरी में कार्ल पियर्सन का जो सहसंबंध गुणांक है, और एक मेथड होती है रैंक कोरिलेशन, कोटि अंतर्विधि, जो स्पीयरमैन के द्वारा दी गई है, तो ये सारा आपको कवर करना है। फिर इसमें राजस्थान की अर्थव्यवस्था वाला अगर हम भाग देखें, तो राजस्थान की अर्थव्यवस्था में राजस्थान की अर्थव्यवस्था की कौन कौन सी प्रमुख विशेषताएं होती हैं, ठीक है, वन की क्या स्थिति, वन, जल, खनिज, पशुधन, ये जो संसाधन है इनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। फिर सरकार के द्वारा कौन कौन से विकास कार्यक्रम चलाए गए हैं, अनुसूचित जाति के लिए, अनुसूचित जनजाति के लिए, पिछड़े वर्गों के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए, दिव्यांगों के लिए, बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए, ठीक है, जो ओल्ड एज वाले वृद्ध होते हैं उनके लिए, किसानों के लिए, श्रमिकों के लिए, इन सभी के लिए जो भी कल्याणकारी योजनाएं चलाई गई हैं उन योजनाओं के बारे में आपको पढ़ना है। फिर उसके बाद में कृषि, उद्योग, सेवा क्षेत्र, पर्यटन विकास जो है इनकी कौन कौन सी प्रमुख विशेषताएं हैं, और राजस्थान सरकार के जो फ्लैगशिप कार्यक्रम चलाए गए हैं उन सभी को आपको देखना है, ठीक है, वर्तमान समय में जो कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं वो ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। फिर अगर हम पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल, पीजी लेवल की अगर हम बात करें, तो पीजी लेवल में आपको वेलफेयर इकोनॉमिक्स, ठीक है, व्यष्टि अर्थशास्त्र में आपको कल्याणकारी अर्थशास्त्र में परेटो की जो अवधारणा है, परेटो अनुकूलतम क्या होता है, बाजार असफलता क्या होती है, एक्सटर्नलिटीज बाहिताएं क्या होती हैं, और नवीन कल्याणकारी अर्थशास्त्र के जो विचार हैं, कार्डोरिक्स का हो गया, आपका लिटिल का हो गया, सिटोवस्की का हो गया, ये सारे आपको जो नवीन कल्याणकारी अर्थशास्त्र इनकी अवधारणा आपको पढ़नी है, ठीक है, ये आपका व्यष्टि अर्थशास्त्र का है। समष्टि अर्थशास्त्र में आपको ISLM मॉडल जो है वो देखना है, और मौद्रिक और राजकोषीय नीतियां जो होती हैं, ठीक है, उनकी क्या इफेक्टिवनेस होती है, उनकी क्या प्रभावशीलता होती है वो पढ़ना है। फिर आपको मुंडेल फ्लेमिंग मॉडल और स्वान मॉडल, ठीक है, ये दोनों आपको पढ़ना है, ठीक है, भुगतान संतुलन के साथ में संबंधित हैं। फिर अगला जो टॉपिक आपका शामिल किया गया है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की अगर हम बात करें, इसके कुछ मॉडल हैं, लेविस का जो मॉडल है श्रम की असीमित पूर्ति का, हेरोडोमर का मॉडल है, सोलो का आर्थिक विकास का मॉडल, और कार्डोर के जो आर्थिक विकास के मॉडल दिए गए हैं, ये 4-5 जो मॉडल है वो आपको पढ़ने हैं। फिर सांख्यिकी की अगर हम बात करें तो इसमें आपको रिग्रेशन पढ़ना है, ठीक है, प्रतिगमन विश्लेषण, प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता क्या होती हैं, ठीक है, इनका एक बेसिक कंसेप्ट जो है वो आपको देखना है। प्रतिचयन की विधियां, जो सैंपलिंग टेक्निक है, इसमें आपको केवल इसके कौन कौन से प्रकार हैं उनके अर्थ आपको मालूम होना चाहिए, इतना सा पढ़ना, ज्यादा डिटेल में नहीं है। तो प्रतिचयन की कौन कौन सी विधियां होती हैं और उन सभी विधियों का आपको अर्थ समझना है। फिर जो डेटा होते हैं, आंकड़े होते हैं, समंक होते हैं, उन समंकों को किस तरीके से संकलित किया जाता है। प्राथमिक समंक जो प्राइमरी डेटा होते हैं उनको किस तरीके से कलेक्ट करते हैं, सेकेंडरी डेटा जो द्वितीयक समंक होते हैं, द्वितीयक आंकड़े होते हैं, उनको किस प्रकार से इकट्ठा किया जाता है, उनके बारे में आपको देखना है। फिर सिलेबस में अगला जो हमारा पार्ट है भारतीय अर्थव्यवस्था का, जिसमें हमारे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हैं, आर्थिक सुधार,
निजीकरण, वैश्वीकरण और उदारीकरण क्या होता है। फिर पब्लिक फाइनेंस में आपका सार्वजनिक और निजी वस्तुएं क्या होती हैं, पब्लिक गुड्स क्या होती हैं, प्राइवेट गुड्स क्या होती हैं। और भारत में जो जीएसटी स्टार्ट किया गया है 2017 से, तो जीएसटी के बारे में आपको देखना है। और भारत का जो बजट है उस बजट में घाटे की अवधारणा क्या होती है। ठीक है, बजट जो है, डेफिसिट जो होता है वो एक तरह से क्या होता है, ये आपको देखना है। फिर आगे वर्तमान समय में विदेशी व्यापार में भारत की क्या स्थिति है। वर्तमान विदेशी व्यापार, जो करंट विदेशी व्यापार नीति है वो कौन सी है, उसके बारे में आपको देखना है। ठीक है, भारत किन किन वस्तुओं का आयात करता है, किन किन वस्तुओं का निर्यात करता है, जीडीपी में उसका कितना हिस्सा है, किन देशों से ज्यादा आयात करता है, इन सभी के बारे में आपको जो करंट डेटा है वो देखना है। फिर अंतरराष्ट्रीय व्यापार के सिद्धांत अगर हम बात करें तो इसमें आपको हेक्सर ओलिन सिद्धांत जो है वो पढ़ना है। ठीक है, बाकी के जो सिद्धांत है वो हमने ग्रेजुएशन लेवल में देखे थे, तो हेक्सर ओलिन सिद्धांत आपको देखना है। फिर साधन कीमत समानीकरण प्रमेय जो है, ठीक है, फैक्टर प्राइस इक्विलाइजेशन, ये थ्योरी आपको देखनी है। फिर सतत विकास क्या होता है, सतत विकास की अवधारणाएं, सतत विकास के जो लक्ष्य होते हैं, गोल होते हैं, 17 लक्ष्य वो आपको देखनी है। और फिर खाद्य सुरक्षा क्या होती है, फूड सिक्योरिटी का जो कंसेप्ट है उसके बारे में आपको पढ़ना है। ठीक है, तो ये आपका जो सिलेबस है, इकोनॉमिक्स का जो सिलेबस है वो हो चुका है। फिर उसके बाद में आपको जो अंतिम पार्ट आएगा इसमें, जिसके 30 क्वेश्चन आते हैं, एजुकेशनल साइकोलॉजी है, आपकी पेडागोजी है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स होते हैं, कंप्यूटर के बारे में है। ठीक है, इन सभी के लगभग आपके ये आएंगे 30 क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, और हर एक क्वेश्चन जैसे आपका 2 नंबर का होगा, तो जो फोर्थ पार्ट आपका है, ठीक है, साइकोलॉजी का है, ये आपका 60 मार्क्स के क्वेश्चन जो है वो इसके पूछे जाएंगे। ठीक है, देखिए आपका पेपर जो होगा वो 300 मार्क्स का होगा। पेपर करने के लिए आपको 3 घंटे मिलेंगे। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, और कितने आएंगे, 150 क्वेश्चंस आएंगे। इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है। ठीक है, अगर आप कोई क्वेश्चन गलत करोगे तो 1/3 मार्क्स जो है वो आपका कट हो जाएगा। ठीक है, फिर इसमें आपका पेपर शैल इंक्लूड फॉलोइंग सब्जेक्ट, इसमें आपको सीनियर सेकेंडरी लेवल का है 55 मार्क्स के, 55 क्वेश्चन आएंगे, 110 मार्क्स के आएंगे। फिर आपका जो ग्रेजुएशन लेवल का इसमें भी 55 क्वेश्चन आएंगे, 110 मार्क्स से होंगे ये भी। फिर आपका पीजी लेवल का जो है इसमें आपके 10 क्वेश्चन आएंगे, 20 मार्क्स का हो गया ये। 5 क्वेश्चन आना चाहिए। ठीक है, 5 का ही आना है, ये आपका हो गया 55, 110, 110, और ये 5 क्वेश्चंस आपके इसके आएंगे। ठीक है, 10 मार्क्स के। और फिर जो 30 क्वेश्चंस आपके ये आएंगे, ठीक है, 60 मार्क्स के ये हो जाएंगे। आपका ये हो जाएगा 300 मार्क्स का। ठीक है, 110, 110, 30 क्वेश्चन आपके हो गए 60। ठीक है, तो 10 क्वेश्चन आएंगे आपके पीजी लेवल के, जो आपके हो जाएंगे 20 मार्क्स के। इस तरीके से आपका ये है